हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो है गणित का सेशन कर रहे हैं। किसके लिए? सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ये जो है क्लास नंबर 6 है। 1 से 5 तक की क्लास जो है डीएलएड सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर नाम से बना हुआ है। ठीक है, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर नाम से लिस्ट में बना हुआ है। उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ठीक है, देखिए क्या है। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का जो है परिमाप ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखिए परिमाप क्या होता है, सीधी सी बात है। परिमाप चाहे कोई भी आकृति हो, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो या त्रिभुज हो, चाहे कोई भी आकृति हो, षष्ठभुज हो, पंचभुज हो, कुछ भी हो, तो क्या होता है, भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। सभी भुजाओं का जो लेंथ होता है उसका क्या होता है, योग होता है, वही परिमाप होता है। ये आयत के केस में नहीं, सभी के केस में होता है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, सभी भुजाओं का लेंथ को क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, वही मिलेगा। ठीक है, देखिए देखिए, अब हमें परिमाप निकालना है, यानी कि पेरीमीटर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पे जो है चौड़ाई ए है, लंबाई बी है, चौड़ाई बी है, ठीक है, और लंबाई ए है। फिर से चारों तरफ की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए धन बी धन ए धन बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और ए मिलके 2a और बी मिलके 2b। तो ये हो जाएगा 2a + b, जहाँ ए और बी क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। तो यही परिमाप का सूत्र हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर का सूत्र हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर, वो अलग चीज़ है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और जो आयत का एंगल होता है वो कितना होता है, सभी कोणों का जो सम होता है वो 360 होता है। आयत में जो है और वर्ग में एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। ये भी ध्यान रखना है, एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हमें फिलहाल परिमाप निकालना है, बाकी हम लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं, देख लिए। ठीक है, आयत के बारे में। तो परिमाप यहाँ पे रख दीजिए। दो, लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे और 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। 16 गुणे कितना हो जाएगा, 32। और ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो 32 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 6 16, 16 दूनी का 32 सेंटीमीटर जो है क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। तो आशा है कि ये समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को, और इसको जो है कैसे आता है ये भी समझ गए होंगे। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। ठीक है, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो 2 कोष्ठक में a + b, यानी कि लंबाई और चौड़ाई धन चौड़ाई आ जाएगा। इस सूत्र को आपको जो है याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। ठीक है, देखिए एक सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, एक बर्तन में, ये जो है प्रश्न है कि एक बर्तन में जो 7800 घन सेंटीमीटर पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी है, यानी कि घन सेंटीमीटर को चेंज करना है आपको लीटर में। ठीक है, सीधी सी बात है। देखिए एक चीज जान लीजिए क्या होता है, थोड़ा सा कुछ सूत्रों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ सूत्रों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सूत्र क्या है कि एक घन डेसी मीटर में क्या होता है, 1 लीटर होता है। क्या होता है, 1 लीटर होता है। ठीक है, अब आपके सामने जो है दिया हुआ है 7800 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले घन सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है कि क्यूब है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसको तो पहले चेंज करना पड़ेगा, किसमें, पहले चेंज करना पड़ेगा इसको आपको डेसीमीटर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7800, ठीक है, 7800 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमें क्या चेंज करना है, किस में करना है, लीटर में चेंज करना है। तो देखिए
अब एक और सूत्र जानिए कि 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। तो अगर इस सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है डेसीमीटर में, तो किससे भाग देना पड़ेगा? इसमें 10 से भाग देना पड़ेगा, इसमें 10 से भाग देना पड़ेगा, इसमें भी 10 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डेसीमीटर में। ठीक है, तो डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 7800 भागे ये 1000 गुणे ये सब किस में कन्वर्ट हो गया है? सेंटीमीटर जो है किस में कन्वर्ट हो गया है? डेसीमीटर में हो गया है। तो डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब जो है इस 1000 से 7800 में भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7.8, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। और 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना लीटर? 1 लीटर। तो इसकी जगह पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या? 7.8 लीटर। ठीक है, आशा समझ में आ गया होगा। 1 घन सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 लीटर होता है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 डेसीमीटर होता है। तो पहले जो 7800 सेंटीमीटर दिया हुआ था, घन सेंटीमीटर दिया हुआ था, उसको हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और 10-10 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर जो है आपका डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। और 7800 में 1000 यहाँ पे जो है इस 10 से क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। 1000 जो होगा क्या होगा? ये 1000 जो होगा आपका 7.8 डेसीमीटर क्यूब बना देगा। और 1 डेसीमीटर क्यूब में क्या होता है? सूत्र के हिसाब से 1 लीटर होता है, तो 7.8 लीटर आएगा इस बर्तन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, कि पहले जो है क्रिया किसकी करनी होती है? तो कोष्टक की क्रिया करनी होती है। किसकी? कोष्टक की। ठीक है, कोष्टक की क्रिया करिए। तो कोष्टक में आपको दिया हुआ देखिए यहाँ पे -4 - 17 है, धन 10 गुणे 3 और -5 है। ठीक है, अब क्या करना है इसको? ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो ये माइनस तो रहेगा ही, और -17 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -13 हो जाएगा। 17 और 4 के जो हैं साइन, यानी कि 17 के सामने माइनस है और 4 के सामने प्लस है, तो क्या हो जाएगा? घटेंगे। विपरीत साइन होता है तो क्या होता है? घटते हैं। 17 में से 4 जाएगा, -13 होगा, प्लस और 10 3 कितना हो गया? 30 हो गया, और माइनस ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इस माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, +13 + 30 और -5। ठीक है, देखिए ये एक जाति के हैं तो जुट जाएंगे और ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 43 और -5 बराबर कितना हो जाएगा? 38, यानी कि 38 क्या हो जाएगा आपका? 38 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना होता है? पहले कोष्टक की क्रिया करनी होती है। कोष्टक की क्रिया जब भी करें तो उसमें जो है भाग का, गुणा का, इस पर ध्यान रखें। पहले भाग की क्रिया होगी, फिर गुणा का, फिर धन का, फिर माइनस का। ठीक है, उसके बाद जो है माइनस का जो गुणा होता है उसका विशेष ध्यान रखें। चिन्ह को ये बदल देता है, सीधे उल्टा कर देता है, तो इसको भी विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखना है। देखिए पहले जो संख्या देखा यहाँ पे हम लोग खींच लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये अनंत है। ठीक है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, -4 है और ये क्या है? यहाँ पे अनंत है। ठीक है, अब देखिए जो 1 से अनंत तक जाता है वो क्या होता है? वो होता है आपका प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जिससे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। कभी भी वस्तुओं की गणना कहाँ से होती है? तो 1 से होती है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या हो गई। पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? तो 0 को प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड कर दीजिए तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू हो रही है? आपकी
0 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जहाँ शुरू होगी वही तो होगा। तो 0 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक संख्या पूछेगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, एक सरल समीकरण दिया हुआ है। तो छांट के उत्तर पुस्तिका में लिखना है कौन सरल समीकरण है और कौन क्या है, समीकरण है, ठीक है। देखिए जो सरल समीकरण होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सरल समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समीकरण में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम 2 को गुणा करते हैं इधर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो 2x + 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा x में करेंगे, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे। इस गुणा करने की विधि हम बता दिए हैं पिछले क्लासों में, तो आप वहाँ के जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये RHS राइट हैंड साइड है, यानी कि दाहिने हाथ पे है। और ये क्या था, ये जो है था ये लेफ्ट हाथ पे था। तो इसको हम लोग गुणा किया इसमें और फिर इसमें किया, तो ये हमारा उत्तर आ गया। देख रहे हैं कि RHS बराबर क्या है, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा सरल समीकरण, यानी कि ये हर x की वैल्यू के लिए बराबर है, चाहे इधर रखिए उधर रखिए बराबर वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये देखने से लग रहा है कि ये 2x - 1 = x, ये क्या है, सरल समीकरण नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, समीकरण, ठीक है। तो इतना आशा है कि आपको पता चल रहा होगा सरल समीकरण क्या है। दोनों तरफ बराबर होता है, गुणा करके चेक कर लीजिएगा, और समीकरण में ऐसा नहीं होता है। चलिए अब देखिए इस पे आते हैं। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है, ठीक है। ये भाषा की समझ है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ये 83, क्या लिखा हुआ है, 83, ठीक है। 83 लिखा हुआ है, ये 21 स्थान पे है, ये इकाई के स्थान पे है, और ये दहाई के स्थान पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके जो है, देखिए ये तो संख्या है, 83 क्या है, संख्या है। 8 दहाई 3 इकाई, 80 3 83, ये क्या है, एक संख्या है। और 3 क्या है, अंक है। 8 क्या है, अंक है, ठीक है। 3 और 8 क्या है, इसमें अंक है। तो कहता है कि इनके अंकों को परस्पर बदल दें, यानी कि 8 को जो है इकाई पे ला दें और 3 को कहाँ ला दें, 3 को दहाई पे ला दें, ठीक है। तो अब घटाने पर जो है मूल संख्या से घटाने पर, कि मूल संख्या तो यही है, 83 ही है, 83 ही मूल संख्या है। इससे घटाने पर क्या, कौन सी संख्या मिलती है, तो घटा दीजिए, क्या देख लीजिए क्या मिलेगा। ये 3 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 13 में से 8 गया 5, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। तो आपका 45 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा। बस इस भाषा को समझना है और क्वेश्चन को हल कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं। अब देखिए इस समीकरण को आपको हल करना है, यानी कि x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। x वाले टर्म्स को एक तरफ लाना है और कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ ले जाना है, ठीक है, जैसा कि हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। तो ये -4x है, ठीक है। माइनस कितना है, -4x है, और इधर वाला टर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, इसके आगे -6 के आगे, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6x हो जाएगा। इधर -18 है, और जब इधर आएगा +3 तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर की इधर करने से जो है साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है बता चुके हैं, ठीक है। क्योंकि सेम संख्या को जोड़ दिया जाता है, सेम संख्या को घटा दिया जाता है, वही होता है, ठीक है। अब देखिए ये +4x है, ये सॉरी -4x है, +6x है, तो कितना जाएगा, ये अलग अलग जाति के हैं, यानी कि प्लस माइनस तो घटेंगे, तो ये 2x हो जाएगा। ये एक ही जाति के हैं, माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -21, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, -21/2, ठीक है। तो आशा ही जो है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत और अभी लिखना है तो इसको लिख सकते हैं -10.5,
5 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाले टर्म को एक तरफ लेके जाना है। तो -6x था, जब इस तरफ आया, ठीक है, क्या हुआ, जब इस तरफ आया तो क्या हुआ, ये यहाँ +6x हो जाएगा और +3 जो इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो 18 और 3 जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। एक जाति के हैं, ये अलग अलग जाति के थे तो क्या हो जाएगा, 2x हो गया, ठीक है। और x का मान निकालना तो -21/2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कक्षा के जो है लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्षा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ध्यान रखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे ये दीवार दिख रहे हैं, ये दीवार हो गया, इसका पीछे वाला दीवार हो गया ये वाला, ठीक है, इसका ये वाला दीवार हो गया ये वाला, और इसका जो है एक सामने वाला दीवार हो गया। तो ये 4 दीवार हैं। ऊपर का जो फ्लोर होता है और नीचे का फर्श होता है, इसको जो है इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, यानी कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है, ठीक है, परिमाप, यानी कि जो निचला फ्लोर होता है उसका परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। नीचे का परिमाप निकाल देंगे और ऊपर के ऊंचाई से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो लंबाई देखिए 11 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 8 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है। बस क्या करना है, फार्मूले में जो है इसको पुट कर देना है। तो फार्मूला ऊपर लिख दिया गया है, अब डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 तो ये है, लंबाई 11 मीटर है, धन चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई कितना है, 5 मीटर है। बस 2 और 11 8 कितना होता है, 19 और गुणे 5, ठीक है, 19 और गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10, ये और ये गुणा करेंगे तो, और गुणे 19 तो कितना हो जाएगा, 190, ठीक है। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछ रहा था चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सूत्र याद होना चाहिए। नहीं सूत्र याद है तो भी कर सकते हैं, बस आप वही जो पुराना मेथड है कि नीचे का जो है परिमाप निकाल दीजिए और ऊपर के ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, तो आपके जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। बस फार्मूला पुट में जो है वैल्यू को पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। अब इस परिमेय संख्या क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। बहुत लोगों को आरोही में और अवरोही में जो है दिक्कत होती है, अवरोही में दिक्कत होता है, ठीक है। देखिए आरोही में कितने लेटर हैं, 1 2 3 लेटर हैं, और अवरोही में कितने लेटर हैं, तो 4 लेटर हैं, ठीक है। तो 3 क्या है, छोटा है 4 से, तो छोटे से बड़ा होगा, यानी कि बढ़ते क्रम। इनिशियल टर्म इसको मानना है 3 को 4 को, और 4 क्या है, उसका उल्टा है, बड़ा है 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये घटते क्रम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आरोही में 3 ही टर्म है तो ये बढ़ेगा, अवरोही में 4 टर्म है तो ये घटेगा, ठीक है। शुरू वाला टर्म मानना है इसको, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आरोही मतलब क्या होता है, आरोही मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम। अब देखिए -7/9 है, -5/21 है, -2/3 है। कुछ नहीं करना है, हमें इसे क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। एलसीएम भी निकाल सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट इसका जो है नीचे वाले का कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 9 21 और ये 3, तो 3 से भाग देंगे तो 3 तिली का 9, 3 7 21, 3 एकम में 3, फिर 3 से देंगे, 3 एकम में 3, 7 और 1, फिर 7 एकम में
7, ठीक है। अब कितना 70 का 21 और 21 तिया 63, लॉसअप अब कितना निकलेगा इसका 63 निकलेगा, ठीक है। 63 कर लेना है इन तीनों को, इस जो हर है हर वाला टर्म है इस तीनों को क्या कर लेना है 63 कर लेना है। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 में अगर 63 बना तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 7 49 और 7 9 63, ठीक है। 21 को बना तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 तिहाई 15 और 21 तिया 63। ऊपर नीचे किससे गुणा करने का पड़ेगा इसमें 3 में, तो 21 से करना पड़ेगा, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, ठीक है। अब देखिए इसका जो है ये क्या है, नीचे वाला पोर्शन क्या होता है हर होता है, तो हर सबका क्या हो गया है समान हो गया है। जब हर समान हो गया है तो सिर्फ अंश से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अगर संख्या धनात्मक होती तब तो सीधा सीधा छोटा बड़ा दिख जाता, लेकिन संख्या क्या है ऋणात्मक है, संख्या क्या है ऋणात्मक है, तो आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, जो मान में सबसे बड़ी दिख रही होगी निगेटिव में, तो मान में सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है, तो ये ए है, ठीक है, ये 1 पे है, और उससे तो थोड़ा सा बड़ी कौन है, उससे ये 2 पे है और ये 3 पे है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब संख्या रेखा हम दर्शाते हैं, ठीक है, संख्या रेखा दर्शाते हैं अभी आपको, देखिए जो ये संख्या रेखा है मान लीजिए ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो ध्यान रखिए 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, और -3 बड़ा है -4 से, या -2 बड़ा है -3 से, और -1 बड़ा है -2 से। और देखिए 1 2 3 4, ठीक है। संख्या रेखा में जो दाहिना होता है, हमारा जो दाहिना होता है जो हम सामने से देखते हैं, तो दाहिना हमेशा जो है बाएं वाले से क्या होता है बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे 1 से बड़ा 2 हो गया, इसी तरह से -2 से बड़ा -1 हो गया, -3 से बड़ा -2 हो गया, ठीक है। तो जो ये संख्या रेखा में क्या आएगा लेफ्ट में आएगा, ये भी संख्या रेखा में उससे थोड़ा सा बाद में आएगा, थोड़ा सा बाद में आएगा। सबसे राइट में कौन सा आएगा 3 आएगा, 3 सबसे बड़ा होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहले आ जाएगा ये लिखने पे, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि सबसे पहले क्या होगा, आपको आपका जो है सबसे छोटा क्या होगा -7/9 होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा जो है -2/3 होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा -5/21 होगा। आशा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक में यही अंतर होता है कि धनात्मक में जो संख्याएं दिखती हैं बड़ी वही बड़ी होती हैं, ऋणात्मक में क्या होता है जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या जो सबसे छोटी होती है। इसके लिए हमने क्या करना है, जब भिन्न में पहले हर को बराबर कर लेना है, इसलिए हमने हर को एलसीएम देकर क्या कर लिया बराबर कर लिया। क्यों होती हैं, संख्या रेखा की वजह से होती हैं। जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है, राइट वाला हिसाब से बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको जो भाषा में फंसाने का काम किया गया है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। मान लीजिए ये क्या है, ये ईसा पूर्व है, ठीक है, ये ईसा पूर्व है, ईसवी है सॉरी, तो यहाँ पे 0 मान लिया गया है सन को। यहाँ के बाद इस समय चल रहा है क्या 2023 चल रहा है फिलहाल तो, ठीक है, ऐसा चल रहा होगा 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी ऐसा चल रहा होगा। अब कह रहे हैं कि प्लेटो का जन्म जो है 429 ईसा पूर्व हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए, ठीक है। 429 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म, ईसा पूर्व इधर आ जाएगा, ठीक है, और 348 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो कितने साल जिए, हमको ड्यूरेशन निकालना है, क्या निकालना है ड्यूरेशन निकालना है, ठीक है। तो अगर इसको माइनस में भी लिखेंगे तो माइनस में भी लिख लीजिए, ईसा पूर्व है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जब हमें ड्यूरेशन निकालना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किधर से क्या है, माइनस है कि नेगेटिव है कि प्लस है, ठीक है। डायरेक्ट आप जो है घटा दीजिए, ठीक है, बस उत्तर आ जाएगा आपका। तो 400, ठीक है, 429 में से 348 घटा दीजिए, तो 9 में से 8 गया 1, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 3 गया 0, यानी कि 81 वर्ष के थे कौन, प्लेटो साहब, ठीक है। तो प्लेटो का जन्म जो है 429 ईस्वी पूर्व में हुआ था, मरे 348 ईस्वी पूर्व में, तो कितने वर्ष जीवित रहे, तो ये जो है जीवित रहे 81 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक रेलगाड़ी की चाल जो है x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो पहले सूत्र जानिए, सूत्र क्या होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, दूरी निकालना है। तो जब दूरी निकालना तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल कितना दिया हुआ है आपका, चाल दिया हुआ है x² + 3x + 2। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x² + 3x + 2 और समय दिया हुआ है x + 2 घंटा। तो बस गुणा कर दीजिए, तो x का पहले गुणा होगा सब में ऐसे ऐसे, फिर 2 का गुणा होगा ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, कर चुके हैं, बता चुके हैं इसको। ठीक है, तो अब गुणा करते हैं, तो x² में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। x का 3x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। x का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। x² में करेंगे तो, फिर 3x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 2 में करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, आशा है सब समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक जैसे जाति वाले को खोजते हैं। ठीक है, तो उसको हम ढूंढ लेते हैं। तो देखिए x³ जैसा कोई टर्म नहीं है, तो x³ जो है सीधे से उसको उतार दीजिए। अब x² और ढूंढना है तो x² मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x²। अब 2x है और 6x है, तो क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। और प्लस कितना बचा, +4 बचा, तो 4 लिख दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे जो है बीज गणित का ये गुणा करवाना चाह रहे हैं, तो आपने गुणा कर लिया। देखिए सारे प्रश्न जो है बीटीसी में पूछे गए हैं, तो इसमें जो है कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न आते भी हैं, क्या इतने आसान आते हैं, क्या इतने कठिन आते हैं। ठीक है, तो सब प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रश्न की सहायता से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी निकालना है आपको। ठीक है, दूरी निकालना तो क्या कर लिया आपने, दूरी निकालना तो क्या कीजिए, चाल गुणे समय हो गया आपका। ठीक है, चाल लिख दिया यहाँ पे, दूरी यहाँ लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई करना चालू किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये रिजल्ट आया, थोड़ा सा और ठोस किए तो ये रिजल्ट आया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगात्मक मतलब क्या होता है, जोड़ना। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि उस संख्या में क्या जोड़ें कि मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि उस संख्या में क्या जोड़ें कि मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए -9/11 है, तो इसमें क्या जोड़ें, यानी कि क्या जोड़ें कि इसका मान 0 आ जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, x का मान निकाल लेना है। ठीक है, -9/11 में योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -9/11 का, तो -9/11 में क्या जोड़ें कि -9/11 का मान 0 आ जाए। तो बस ये कर देना है। तो x मान क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +9/11। तो +9/11 क्या हो गया आपका, ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 48 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है, 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के आधार की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, सूत्र यही है। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी और दिखा भी रहे हैं। ठीक है, हाफ गुणे आधार
और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई ध्यान रखना है, वर्टेक्स से एकदम 90 डिग्री पे आना चाहिए, यही ऊंचाई होता है। ऊंचाई हर जगह ऐसे ही रखी जाती है, एकदम 90 डिग्री पे आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल, 48 दिया हुआ है, 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये हाफ, आधार कितना है, ये आधार ज्ञात करना है, ठीक है। आधार यानी कि बी ज्ञात करना है, तो बी, ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका, ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसे कट कैंसिल हो गया, 2 चौका 8 और 4 जो है बी से गुणे में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 48 भागे 4, यानी कि 4 एकम में 4 और 4 दूनी काट देंगे 12। बी बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर जो है आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न का, ठीक है। तो आप जब तक जो है सूत्र नहीं याद करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का, आप जो है ऐसे प्रश्नों में धोखा खा जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। इसको हमें हल करना है। तो देखिए हमने हल करने का तरीका क्या बताया था कि पहले आपको बोरामास याद करना होगा, या का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो, धन जोड़ के ऋण को दिए घटाए, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा, कि पहले का की क्रिया, आफ की क्रिया, उसके पहले कोष्टक भी होता है, ध्यान रखिए, कोष्टक क्रिया, फिर भाग की, फिर गुणा की, फिर जोड़ की, फिर घटाना की। इस क्रम को आपको जो है याद रखना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले भाग दिख रहा है हमको, तो पहले इस क्रिया को करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। तो -5 है, इसको इसे उतार देंगे, माइनस, और यहाँ है -45 और भागे -15, धन -3 और गुणे 5, ये दिख रहा है आपको। तो 15 से प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, और 15 दिया 45, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो -5 बराबर -5 है ये, और -3 है, -3 हो गया, और धन यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, देखिए -15 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये -5 -3 और प्लस में माइनस गुणा होता क्या हो जाएगा, -15, ठीक है। तो कितना उतर जाएगा, 5 और -15 एक ही जात के हैं, सब माइनस है, ध्यान रखेंगे, सब आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है, सब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 8 और 15 -23, तो -23 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। अब देखिए इतना का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम समझना है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि उस संख्या में, जिस संख्या का निकालना है, उस संख्या में किससे गुणा करें कि उसका मान जो है 1 आ जाए, क्या जाए, 1 आ जाए। उस संख्या में किससे गुणा करें कि उसका मान जो है 1 आ जाए, तो क्या करना है, जिससे गुणा करना है उसको जो x मान लेते हैं, जो चाहिए हम x मान लेते हैं उसको। तो -4x में, सॉरी -4/9 में किससे गुणा करें, कि 1 से गुणा करें तो उसका मान क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये गुणा है तो इधर जाएगा, ये क्रिया गुणा होगा तो नीचे आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के साथ जाएगा तो -9/4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर चेकिंग के लिए देख सकते हैं आप लोग कि अगर यहाँ पे चेक करने के लिए, ठीक है, -4/9 में -9/4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। देखिए कैसे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, -1 गुणे -1 क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो ये उत्तर 1 आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के शायद अंतिम प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य जो है 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपया कम है। जो 7 पुस्तकों का मूल्य है 5 पुस्तकों का मूल्य से 72 रुपये कम है, तो जो है पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए कुछ नहीं करना है, एक पुस्तक का मूल्य हम मान लेते हैं, एक पुस्तक बराबर क्या हो गया, का मूल्य बराबर 100 हो गया, 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए 100 रुपया हो गया, तो 7x का मूल्य तो अधिक ही होगा किससे,
5x, यानी कि 7 पुस्तकों का मूल्य तो अधिक होगा 5 पुस्तक से, ठीक है, क्योंकि पुस्तक एक ही प्रकार के है। ऐसा नहीं है कि एक पुस्तक 300 का है, एक पुस्तक 200 का है। सभी पुस्तक जो है मान लीजिए कि 300 रुपये का है, यानी एक ही प्राइस का है, ठीक है, एक सही रुपये का है, ठीक है। तो एक पुस्तक का मूल्य 1 ही रुपया है, तो 7x जो है अधिक का मूल्य जो है अधिक होगा 5 पुस्तक के मूल्य से, यानी कि 7 पुस्तक का मूल्य अधिक होगा 5 पुस्तक के मूल्य से। तो कितना अधिक है, तो 72 रुपये अधिक है। तो 7 में से 5 गया, 2x आ गया बराबर 72। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा बताइए, 72 इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, 72/2 यानी कि 36 रुपया हो गया। कितना हो गया, 36 रुपया हो गया, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आपसे एक निवेदन करते हैं कि चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।